We were discussing yesterday that once the booting is over, the OS goes into sleep state. Okay, the सर control. बच्चे को आने दो सर, अभी सर मुश्किल से आधे बच्चे भी नहीं आए। आ जाएंगे बच्चे मन के सच्चे। आ गए बेटा, काफी बच्चे आ गए। So OS goes into sleep state when this booting is over. This user space program, that is your shell, is running. Okay, and OS goes into sleep state. It will awake only due to interrupts. Okay, either software interrupt due to system calls or hardware interrupt from IO devices. And whenever this interrupt is there, means OS awakes, means control is transferred to OS at a predefined place, and that predefined place is interrupt vector routine that is there in the lower part of the operating system. Okay, so this interrupt vector routine is there that will serve that interrupt. Okay, so this, and during hardware interrupt also, during software interrupt also, the CPU changes its mode from ordinary to privileged. So how CPU recognize, CPU has to recognize the occurrence of these interrupts. Okay, and software interrupts, they are recognized by CPU when software interrupt instruction is executed on it. So when SII is executed on it, it changes its mode from ordinary to privileged, and control is transferred to operating system interrupt vector routine program. Okay, and interrupt service routine program. And in case of hardware interrupt, how CPU recognizes it? How CPU recognizes the hardware interrupt? Aman? नहीं पता सर। क्या नहीं पता? ये तो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बूटिंग कंप्लीट हुआ, अब एक यूजर स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, ओएस स्लीप स्टेट में चला गया, इट विल अवेक ओनली ड्यू टू इंटरप्ट्स, इसलिए इसे इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम या इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम भी कहते हैं। ये सारा बात नोट्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन अब ये ओएस के पास कंट्रोल जाएगा इंटरप्ट के वक्त, दूसरा काम क्या होगा, सीपीयू अपना मोड चेंज करेगा ऑर्डिनरी से प्रिविलेज। ठीक है ना, उसके लिए क्या होता है, फ्लैग बिट चेंज होता है, सीपीयू का किसी फ्लैग का बिट चेंज होता है। जैसे कंडीशन कोड रजिस्टर फ्लैग हमने पढ़े थे ना सीएसए में, क्या क्या थे वो, और फ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग। ठीक है ना, उसी तरह कोई फ्लैग है जो ये मोड बिट को सेट रिसेट करता है। तो आपका ऑर्डिनरी मोड में तो सपोज 0 रहेगा वो फ्लैग बिट, और अगर प्रिविलेज मोड में तो 1 रहेगा। तो वो सेट कैसे होगा, सीपीयू को पता लगना चाहिए इंटरप्ट हो गया, तो सीपीयू को ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का तो पता लग जाता है, जैसे ही एसआईआई उस पर एग्जीक्यूट होता है उसे पता लग जाता है, तो अपना मोड चेंज कर लेता है ऑर्डिनरी से प्रिविलेज, और कंट्रोल ओएस के पास चला जाता है। और ये क्यों जरूरी है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट के वक्त भी कंट्रोल, क्योंकि ओएस ही सर्व करेगा हार्डवेयर इंटरप्ट। हमने कई एग्जांपल देखे थे, टाइमर का एग्जांपल देखा था हमने, किसी आईओ डिवाइस का एग्जांपल देखा था कल, कि हार्डवेयर इंटरप्ट को ओएस ही सर्व करेगा, मतलब कंट्रोल ओएस के पास ही चला जाएगा। देखा था ना प्रिंटर का एग्जांपल कि P1 ब्लॉक है तो ओएस के पास कंट्रोल जाएगा, ओएस देखेगा P1 इज ब्लॉक्ड फॉर द प्रिंटर, so it will switch it to the ready state, it will invoke the scheduler, and then scheduler may pick up this process or may run the previous process on the CPU। ठीक है ना, तो इंटरप्ट के वक्त जो है ओएस का रोल आ जाता है, और सीपीयू अपना मोड चेंज करेगा। तो हार्डवेयर इंटरप्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा सीपीयू? अमोघ,
इन इंटरप्ट्स को सीपीयू को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है ना, ओएस के पास कंट्रोल जाना जरूरी है। ओएस इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम, इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम, और सीपीयू को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है बिकॉज इट चेंजेस इट्स मोड फ्रॉम ऑर्डिनरी टू प्रिविलेज्ड। तभी वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे जो इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम में है, जो सिस्टम कॉल के कोड में है। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। हार्डवेयर इंटरप्ट को कैसे रिकॉग्नाइज सर करेगा? सर 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 ये बात समझ नहीं आई, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सी बात बेटा? सर ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को डिटेक्ट कैसे करेगा? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो जब SII एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे तो अपने आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को उसे पता लग जाएगा। SII इंस्ट्रक्शन है ना ये, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ये अपना मोड चेंज कर लेगा। सर थोड़ा सा SII के बारे में बता दीजिए, मतलब क्या होता है ये? आपने पहले लेक्चर आपने पढ़ा नहीं, नोट्स फाइल पढ़ी क्या आपने शुभम? जो मैंने रखे नोट्स वो पढ़े? नहीं। उसमें यही तो है कि सिस्टम कॉल्स का एग्जीक्यूशन यूजर को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ हार्मफुल इलीगल एक्सेस इन यूजिंग द रिसोर्सेज ऑन अ मल्टी यूजर सिस्टम। फिर उस चीज को कैसे टेक केयर करते हैं कि सिस्टम कॉल के कोड में एक ना एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जरूर होता है, और वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू प्रिविलेज मोड में ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी सिस्टम कॉल आता है, आप जो पूछ रहे हो वो ये है कि कोई भी सिस्टम कॉल आता है, सपोज आपका ओपन सिस्टम कॉल है, रीड सिस्टम कॉल है, कोई भी सिस्टम कॉल है, आप काफी सारे सिस्टम कॉल्स पढ़ोगे, उनके प्रोग्राम्स बनाओगे, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, फॉक, एक्सेक, डू, काफी सारे पाइप पढ़ोगे। तो उनके प्रोग्राम्स में आप उसकी सिस्टम कॉल की कोडिंग नहीं करोगे, लेकिन उसकी कोड में क्या लिखा है, सबसे पहले कुछ एक्यूमुलेटर में वैल्यू ट्रांसफर होता है। एक्यूमुलेटर तो जानते हो ना आप, सीपीयू रजिस्टर, जैसे R1 R2 R3 है, वैसे ही एक एक्यूमुलेटर एक फिक्स सीपीयू रजिस्टर में कोई वैल्यू ट्रांसफर होगा। वो वैल्यू क्या होगा? ये इंटरप्ट नंबर होगा कि 21 ओपन के कोरस्पॉन्डिंग, 22 रीड के कोरस्पॉन्डिंग, 23 राइट के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद में SII एक इंस्ट्रक्शन है, ये असेंबली लैंग्वेज सेट का, जैसे मूव है ना वैसे ही ये इंस्ट्रक्शन है। ये एग्जीक्यूट होगा, ये सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, तो सीपीयू अपना मोड भी चेंज कर लेगा और कंट्रोल भी। अब यूजर स्पेस प्रोग्राम से प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उस पे नहीं जाएगा प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू। ये इस सिस्टम कॉल के करस्पॉन्डिंग यूजर स्पेस में इतना ही रहेगा। ठीक है ना? फिर प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे न जाके वो कर्नल स्पेस के जो इंटरप्ट वेक्टर रूटीन का एड्रेस है ना, वो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर जो है, सपोज इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टार्ट हुआ है 1000 से, तो 1000 जो है इसका, और ये सपोज मेमोरी लोकेशन 20 थी, ये 21 थी, तो 20 पे ये लिखा है, 21 पे ये लिखा है ऑब्जेक्ट कोड में। जो आपका प्रोग्राम, आपका सी प्रोग्राम है, उसके ऑब्जेक्ट कोड में 20 पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, 21 पे SII लिखा है, तो अब ये 22 पे नहीं जाएगा प्रोग्राम काउंटर, ये डायरेक्टली जंप कर लेगा प्रोग्राम काउंटर 1000 को, जहां पे क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन मतलब OS का ही पार्ट है ये, कर्नल स्पेस में आ गया कंट्रोल, ये यूजर स्पेस है। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगा, और मतलब एग्जीक्यूट होगा मतलब उसके देखेगा कि क्यों ये इंटरप्ट आया है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स देखेगा, तो उसको पता लग जाएगा, OS को पता लग जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है और ओपन सिस्टम कॉल की वजह से आया है। तो वो जो है ओपन के रूटीन पे जंप कर लेगी, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू फिर ओपन के रूटीन पे चला जाएगा, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस फैच होंगे ओपन के, और वो इंस्ट्रक्शन फैच होके फिर वापस कंट्रोल कहाँ जाएगा, इधर नेक्स्ट लाइन पे। अब वो जरूरी नहीं है नेक्स्ट लाइन पे आए, मतलब हर सिस्टम कॉल में जरूरी नहीं है। जैसे ओपन में जनरली आता है, सपोज यू आर रीडिंग फ्रॉम ए एम्प्टी पाइप, आप आगे पाइप के प्रोग्राम करोगे ना, तब आप देखोगे कि एक प्रोसेस P1 राइट करता है पाइप में, P2 रीड करता है पाइप से। अब सपोज P1 में राइट ही नहीं किया और P2 ने रीड सिस्टम कॉल इशू कर दिया। P1 ने अभी पाइप में राइट ही नहीं किया और P2 ने रीड सिस्टम कॉल उसका पहले एग्जीक्यूट हो गया, तो रीड यहाँ पे जाएगा कंट्रोल रीड का,
इस प्रोसेस का रीड का कंट्रोल यहाँ जाएगा और ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि दिस प्रोसेस इज ट्राइंग टू रीड फ्रॉम अ एम्प्टी पाइप। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा। अब ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया, ये प्रोसेस क्यों गया? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की वजह से गया, सिस्टम कॉल की वजह से गया ना, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की वजह से ये ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया, प्रोसेस रनिंग से ब्लॉकिंग में चला गया। कौन चला गया? P2। तो P2 कहाँ पे है? पाइप भी एक डिवाइस है, क्योंकि पाइप इज आल्सो इट्स लाइक इट इज एक्टिंग लाइक ए डिवाइस, यू कैन से। सो इस डिवाइस के लिए ब्लॉक्ड है, इस पाइप के लिए ब्लॉक्ड है, ये जो पाइप है ना बेटा, इसके लिए ब्लॉक्ड है। अब सपोज P1 रन हो जाता है सीपीयू पे, अब P1 आ गया, दो ही प्रोसेस है, P1 P2। अब P1 आ गया सीपीयू पे, ठीक है। अब P1 ऑब्वियसली लिख देगा, अपना रीड इशू करेगा, रीड सिस्टम कॉल कुछ लिख देगा पाइप में। अब जब ये पाइप में लिख देगा, तब क्या होगा कि this process, because now there are contents in the pipe, so it will switch to, when it will write into the pipe, it will switch to, because now the contents are there in the pipe, so it will be switched from blocking state to ready state. Okay, and scheduler will switch it from ready to running state. Okay, तब इसका कंट्रोल वापस इधर आएगा यूजर स्पेस पे। ये यूजर स्पेस है बेटा, और ये कर्नल स्पेस है, मेमोरी है ये पूरा, ये मेमोरी है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, ये मेमोरी है। तो अब आपको क्लियर है सिस्टम कॉल्स? हाँ सर, कुछ हद तक। सिस्टम कॉल्स में हमने तीन चीजें, आप नोट्स की फाइल पढ़ो ना, उसमें बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स जो है सी प्रोग्राम्स हैं, वो बिल्ट होते हैं यूजिंग सिस्टम कॉल, जो आप खुद भी बिल्ट करोगे थोड़े दिन बाद में। आप सारे सिस्टम प्रोग्राम्स की कोडिंग करोगे लैब में। लैब में आप सारे सिस्टम प्रोग्राम्स की कोडिंग करोगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद में सिस्टम कॉल्स को आप क्यों नहीं खुद कोड कर सकते, मतलब कोड नहीं कर सकते मींस कि आप कोड तो कर सकते हो, बट सीपीयू पे क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, क्यों ये प्रोविजन रखा गया है, वो सारा डिस्क्राइब किया हुआ है नोट्स में। फिर ये कैसे सिस्टम इसको प्रिवेंट करता है, क्या हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसके लिए क्या हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है बेटा, कोई तो बोलो, क्या हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है? सिस्टम कॉल्स जो है यूजर कोड एग्जीक्यूट ना कर पाए। सर सीपीयू का मोड वो प्रिविलेज रहता है। एक्सीलेंट। व्हाट इज योर नेम? सर मैं ही हूँ सर, तीर से बोल रहा हूँ, शुभम। त्रिपाठी त्रिपाठी। हाँ शुभम त्रिपाठी, वेरी गुड बेटा। धन्यवाद सर। तो डुअल मोड सीपीयू ऑपरेशन जरूरी है, ठीक है ना, कि एक मोड में वो ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस करेगा, एक में प्रिविलेज करेगा, और सिस्टम कॉल के कोड में कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। तो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं होगा तो हम वो प्रोविजन रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि सिस्टम कॉल्स को यूजर, तो ये प्रोविजन है। तो हम ये कर पा रहे हैं कि हाँ भाई, सिस्टम कॉल का कोड यूजर खुद नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा, वो ऐसा ही एग्जीक्यूट करेगा यूजर स्पेस प्रोग्राम, और प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन ही है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो आप खुद का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और सीपीयू अपना मोड भी ऑर्डिनरी से प्रिविलेज कर लेगा। प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू भी सीपीयू चेंज कर देगा और फ्लैग बिट भी सेट कर देगा, ठीक है ना। तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा इंटरप्ट को, और ओएस के पास कंट्रोल भी आ गया, वो उसको सर्व कर देगा इंटरप्ट को, ठीक है। और हार्डवेयर इंटरप्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? सीपीयू, क्योंकि सीपीयू को हार्डवेयर इंटरप्ट को भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जब भी हार्डवेयर इंटरप्ट आएगा, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू वही ओएस के पास चला जाएगा और सीपीयू अपना मोड चेंज करेगा। तो हार्डवेयर इंटरप्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ रहा हूँ मैं, कितनी बार तो बता चुका हूँ, ये इस सर्किल में है तो सही, कैसे रिकॉग्नाइज करता है हार्डवेयर इंटरप्ट को? अरे छोटी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ ईच मशीन साइकिल
CPU checks its interrupt pin. वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता रहता है CPU, बट एट द एंड ऑफ ईच मशीन साइकिल इट आल्सो चेक्स इट्स इंटरप्ट पिन. ओके, वेदर देयर इज एनी हार्डवेयर इंटरप्ट और नॉट. तो हार्डवेयर इंटरप्ट पिन पे आएगा. कोई भी डिवाइस रेडी होगा और उसके लिए कोई ब्लॉक है. हाँ बेटा. फिजिकल पिन होती है. हाँ, आपने अच्छा, किसी सब्जेक्ट में ये पिन नहीं पढ़ी क्या? नहीं पड़ी. एक्चुअली पहले माइक्रो प्रोसेसर चलता था ना, तो माइक्रो प्रोसेसर चलता था तो बच्चों को ये इतना डाउट नहीं होता था, क्योंकि वो 8085 का पिन डायग्राम देखते थे, 8086 का देखते थे. आजकल नहीं देखते बच्चे. सर देखा सर, एक ही बार देखा है कहाँ देखा है? सर, सीओ में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. इनका कहाँ पिन डायग्राम है सीओ में अभी? सर मैम ने एग्जांपल के लिए बताया था, मैं किसी और चीज का बताया था, परफेक्टली याद नहीं है. हाँ, तो अच्छा किया ना मैम ने बता दिया. तो उसमें इंटरप्ट पिन है ना, ये हर प्रोसेसर पे अभी तो. मैम ने सारी पिन नहीं बताई थी, बस थोड़ा बहुत दिखाया था वो उसका. अरे ठीक है, थोड़ा मेरे को तो इंटरप्ट पिन से ही मतलब है, मुझे भी सारी पिन से मतलब नहीं है. और ये तो छोटे, मतलब बहुत पुराने प्रोसेसर्स बता रहा हूँ मैं, बहुत पुराने हैं. अभी तो इंटरप्ट पिन रहेगा ही प्रोसेसर पे, है ना. सभी प्रोसेसर पे इंटरप्ट पिन जरूर रहता है. तो इंटरप्ट पिन पे जो है वो इंटरप्ट रिसीव करता है और उसे सर्व करता है. तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू वही हो जाएगा इंटरप्ट आते ही, ओएस का एड्रेस, और सीपीयू अपना मोड प्रिविलेज मोड कर लेगा. ठीक है, तो इसको भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, इसको भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है बेटा सीपीयू के लिए. ठीक है ना. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन में बोल रहा था ना कल कि मैं दूंगा वो आंसर क्वेश्चन दोनों, लेकिन ये गैल्विन में ही है, किसी एडिशन हो सकता है, इस एडिशन में भी हो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैप एंड इंटरप्ट. एक्चुअली गैल्विन कॉल्स इट एज अ ट्रैप. Software interrupt, Galvin calls it also as a trap. Okay, and hardware interrupt, it is calling it as interrupt. Okay, so what is the difference between trap and interrupt? So trap is due to system calls, and interrupt is the hardware interrupt from a IO device. Okay, and how CPU recognizes it, वो मैंने बता ही दिया. And what is the use of each function? What is the use of system call? एक लाइन में बताओ ना, what is the use of system call? To call OS routines. सिस्टम कॉल्स का यूज क्या है? इन रूटीन्स को कॉल करना, ओपन, रीड, राइट, क्लोज. ये आपको नहीं लिखने पड़ रहे ना, आप इसके प्रोग्राम नहीं लिख रहे इन फंक्शंस के. टू कॉल द ओएस रूटीन्स, इन फंक्शंस को आप नहीं लिख रहे ना. इन सिस्टम कॉल्स और सिंपल फंक्शन, सिस्टम कॉल और सब रूटीन कॉल में क्या डिफरेंस है? जो फर्स्ट ईयर में लिखे हैं ना अपने फंक्शंस, सब रूटीन्स. अरे फर्स्ट ईयर में फंक्शंस तो लिखे हैं ना. हाँ सर, फंक्शन लिखे हैं सर. रूटीन कॉल जो होती है वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद खुद से रिपीट होते हैं, खुद एग्जीक्यूट होती हैं. रूटीन, फंक्शन, सब रूटीन सब एक ही, प्रोसीजर कॉल सब एक ही बात है. ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग सब रूटीन कह लो या फंक्शंस कह लो या प्रोसीजर कॉल कह लो, प्रोसीजर कॉल सब एक ही बात है. तो इसमें और सिस्टम कॉल में क्या अंतर है कि इसको आपको खुद खुद कोडिंग करोगे ना, इसको खुद लिखोगे, कॉल कर रहे हो या किसी हेडर फाइल में रहेगा, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब फंक्शंस है ना. या सब रूटीन कह लो या प्रोसीजर कॉल कह लो, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, या जो आप खुद लिखते हो कोई फंक्शन, तो उसके लिए या तो हेडर फाइल इंक्लूड करोगे जिसमें वो फंक्शन है, या फिर उसका कोडिंग करोगे. क्यों? लेकिन इसके लिए कोई कोड आप नहीं करोगे, ये डायरेक्टली आप ओएस रूटीन्स कॉल कर रहे हो यूजिंग सिस्टम कॉल्स. ठीक है. और इसमें बाकी डिफरेंसेस तो आपको पता ही है कि इसमें कोई मोड चेंज नहीं होगा, यूजर मोड टू कर्नल मोड, कोई सीपीयू का मोड चेंज नहीं होगा इसमें. और सिस्टम कॉल में सीपीयू का मोड भी चेंज होगा और ये यूजर स्पेस टू कर्नल स्पेस ट्रांसफर भी होगा. ठीक है. तो ये टू कॉल ओएस रूटीन्स इज द यूज ऑफ सिस्टम कॉल्स. और हार्डवेयर इंटरप्ट का क्या यूज है? हार्डवेयर इंटरप्ट का ये यूज है कि इट
it obviates the need for device polling. मतलब डिवाइस को यूज करने के, आप आईओ में देखोगे, इसमें सीओ में आईओ में देखोगे, आईओ जब पढ़ोगे ना, अभी आईओ नहीं पढ़ोगे, अभी तो आप प्रोसेसर पढ़ रहे हो, प्रोसेसर के बाद में आप मेमोरी पढ़ोगे, उसके बाद आईओ पढ़ोगे। तो आईओ में आप देखोगे कि दो तरीके से आईओ यूज हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे ये हो सकता था ना कि P1 वेट करता रहे, सॉरी P2 वेट करता रहे, ये अपने रीड पे ब्लॉक ना हो, जबकि बार बार देखता रहे, पाइप में आ जाता है। I take the example of pipe and then I will take the example of printer also. Okay. P1, P2, they are communicating using pipe. ठीक है, P1 is writing into the pipe and P2 is reading from the pipe. अब suppose P2 पहले शेड्यूल हो गया CPU पे, P2 पहले शेड्यूल हो गया CPU पे। अब P2 पहले शेड्यूल हो गया, इसने अपना रीड इश्यू किया, रीड इश्यू किया तो अभी तो हमने इसे ब्लॉक कर दिया था। वो ब्लॉकिंग मतलब इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है, जिसमें हम सपोज ये प्रिंटर चाहता है, प्रिंटर नहीं है तो ये ब्लॉक हो जाए, ये पाइप से रीड करना चाहता है, पाइप में कुछ भी नहीं है तो ये ब्लॉक हो जाए, ये इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है। ठीक है, और दूसरा है ये पुलिंग करता रहे, डिवाइस के लिए पुलिंग करता रहे, आईओ पुलिंग, ये दूसरे टाइप का आईओ है, दूसरे टाइप का मैकेनिज्म है। इसमें P2 क्या करेगा कि ये रीड को चलाता रहेगा लूप में, मतलब कि ये वेट करता रहेगा, सीपीयू नहीं छोड़ेगा, इट विल नॉट लीव द सीपीयू, जबकि ये वेट करता रहेगा कि प्रिंटर रेडी हो गया क्या, प्रिंटर रेडी हो गया क्या, इसी को इनफाइनाइटली चेक करता रहेगा, मतलब इनफाइनाइटली नहीं तो फ्यू इंटरवल्स के बाद चेक करता रहेगा, लेकिन सीपीयू इट विल नॉट लीव द सीपीयू। ठीक है, या पाइप में कंटेंट्स आ गए क्या, अब पाइप में कंटेंट्स तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज P1 जब तक रीड राइट इश्यू नहीं करेगा, जब तक P1 को सीपीयू नहीं मिलेगा, इट कांट इश्यू राइट। ठीक है, अब सपोज ऑटोमेटिकली ड्यू टू टाइम स्लाइस ये स्विच हो जाता है टू द रेडी स्टेट, अभी ब्लॉकिंग तो कर ही नहीं रहे ना कंसीडर, अब ड्यू टू टाइम स्लाइस जो है ये P2 रेडी स्टेट में चला गया, P1 यहाँ पे आ गया। नाउ P1 विल राइट द कंटेंट्स इन द पाइप, okay, and now when time slice of P2 comes it will read from the pipe। तो एक तरह का आईओ हम ये भी कर सकते हैं, instead of blocking P2 what we can do, it can infinitely wait for the contents in the pipe, not infinitely means after regular intervals it can see, it can check, its code may be like this, read code instead of blocking may be like this, that it will do the device polling. IO polling means it will continuously check whether the contents comes in the pipe, contents are there in the pipe or not. Okay. Similarly, if we take the example of printer, the process requiring the printer, it will not block. It will not block. Rather, it will continuously check for this thing that the printer becomes free or not. Okay, it will not leave the CPU until its time slice is there. It will not leave the CPU. Okay. So when other process, so what is the disadvantage in this device polling? Which IO mechanism is more better, the interrupt driven IO or interrupt driven IO? इंटरप्ट ड्रिवन आईओ अच्छा है कि ये डिवाइस पोलिंग वाला आईओ मैकेनिज्म अच्छा है, कौन सा अच्छा डिवाइस है? पोलिंग वाला। इसमें क्या फायदा हो रहा है बेटा, इसमें या क्या नुकसान हो रहा है, अगर कोई इसको अच्छा बता रहा है तो? इसको अच्छा बता रहे हो तो इसका फायदा बताओ, कौन है जो इसको अच्छा बता रहा है? सर मैं शुभम। शुभम त्रिपाठी, क्यों अच्छा हाँ बता सर, रहे हो? आपने सर पहले बताया था ना, जो पोलिंग होती है सब कुछ सिक्वेंशियल होता है, एक प्रोसेस फिर दूसरे फिर दूसरी प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस जो होती है वो इंटरप्ट नहीं होती है आपस में। बेटा तुम कंफ्यूज हो रहे हो टॉपिक्स के बीच में, वो तो स्पूलिंग था। बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि सिर्फ सुन रहे हो, पढ़ कुछ नहीं रहे हो। नोट्स तो पढ़ने हैं ना एटलीस्ट।
उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? शांति से पढ़ने में 10-15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। ठीक है सर, आज पढ़ लूंगा। शांति से बैठ के उसमें अच्छा छोटा छोटा सब लिखा हुआ है, वो रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसी डिस्कशन से बताओ कौन सा अच्छा है। अमोघ, सर इनपुट आउटपुट पुलिंग हुआ। सर मतलब दोनों अलग अलग चीजों में अच्छे होंगे ना। किसमें कौन सा अच्छा होगा? तू बता, क्या अच्छा है इसमें लग रहा है तुझे, क्या अच्छा है इसमें लग रहा है? जो इंटरप्ट ड्रिवन है सर, वो वो जब उस पे मतलब कम काम करना पड़ेगा उसको तब अच्छा होगा, और डिवाइस पुलिंग वाला ज्यादा काम में मतलब हैवी काम में। अरे क्या इस पे क्या एडवांटेज नजर आ रहा है तुम्हें? इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या एडवांटेज नजर आ रहा है तुम्हें? क्या चीज आपको फायदा हो रहा है? मैंने बताओ बेटा। अमोघ, विशेष, आदित्य, अमृत, मुझे तो लग रहा है कोई सुन ही नहीं रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं तो ये तो सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, कोई भी बता देता है इस डिस्कशन के बाद कि इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या फायदा हो रहा है। एक्चुअली क्लास तो इंटेलिजेंट है, लेकिन ना तो कोई सुन रहा है ना कोई पढ़ रहा है। नोट्स को ले जाके सुन रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, नोट्स को नहीं पढ़ रहा है। एटलीस्ट बुक ना पढ़ो तो नोट्स तो पढ़ो। अभी तो नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ ना, बुक से तो पढ़ा ही नहीं रहा। नोट्स तो पढ़ लो एटलीस्ट। नहीं तो ये सिंपल सा डिस्कशन के बाद कोई भी बता देगा कि इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में ये हो रहा है कि वो ब्लॉक हो गया, वो सीपीयू नहीं ले रखा है। जैसे ही प्रिंटर डिवाइस फ्री हुआ उसने इंटरप्ट भेजा, ओएस के पास कंट्रोल गया और वो स्विच हो गया। ठीक है, सीपीयू पे स्विच हो गया, नहीं हुआ वो सेल्यूलर का मर्जी है। लेकिन ये इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है, इसमें प्रोसेस को पता लग गया, अब फ्री हो गया, वो रनिंग स्टेट में जा सकता है। डिवाइस इज नाउ फ्री, वो रनिंग स्टेट में जा सकता है। एक केस में वो सीपीयू नहीं छोड़ रहा है, वो बार बार सीपीयू पे रह के ही देख रहा है डिवाइस फ्री हो गया क्या, डिवाइस फ्री हो गया क्या। और तो अब कोई भी बता देगा किसमें क्या डिसएडवांटेज है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या एडवांटेज है या इसमें क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अरे कौन सा डिवाइस की बात कर रहे हैं हम? कौन सा डिवाइस को कंसीडर करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज में? इस केस में आईओ डिवाइस को तो करेंगे नहीं, वो तो बेचारा बिजी था, फ्री हो गया। दोनों केस में उसका यूटिलाइजेशन सेम हो रहा है। दूसरा कौन सा डिवाइस है पिक्चर में अभी? सर शेड्यूलर। शेड्यूलर डिवाइस होता है, प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम। कुछ नहीं, ये सब मूर्खता की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि सिर्फ सुन रहे हो आके, वो भी अधमरे मन से, और बस कुछ नहीं पढ़ रहे, सो रहे हो बिस्तर पे, सुने जा रहे हो और कुछ नहीं देख रहे क्या डिस्कस हुआ है। सर अरे नोट्स है कहाँ जो आपने भेजे इस चैप्टर के? इसी टीम पे है क्लास जिसमें में। मैं पढ़ा रहा हूँ। सर इंट्रोडक्शन के भेजे ना आपने सर? तो ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। सर पर उसमें पोलिंग वोलिंग का कुछ लिखा ही नहीं सर, देख रहा हूँ मैं। पोलिंग का अब नोट्स में कौन लिखा होगा, लेकिन ये तो अभी डिस्कशन में आ ही रहा है ना। वो लिखा है जो लाइन में चाहता हूँ, वो नोट्स में लिखी है। अब पोलिंग तो उस लाइन को समझाने के लिए बता रहा हूँ, दो मेथड उस लाइन को समझाने के लिए। उसमें लिखा है लास्ट में, नोट्स में क्या लिखा है कि दोनों के पॉइंट लिखे हैं ना, नोट्स फाइल में लिखा है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ गई, कहाँ जाऊं? एक तो सर क्लास फाइल्स में। जा रहा हूँ, पहले टीम्स में जाना पड़ेगा ना। फाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे वाली। अब जो मैं बात पूछ रहा हूँ इसमें लिखी होगी 100%।
ये देखो बड़ा कैसे करते हैं इसको, कंट्रोल और प्लस का बटन दबा के। ये सब लिखा है पूरा। हाउ डज सीपीयू, अच्छा सीपीयू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं यही लिखा है, एडवांटेज नहीं लिखा एंड यूज नहीं लिखा। वो एक्चुअली क्वेश्चन था ना वो उसमें असाइनमेंट में। ये रखूंगा मैं अभी, ये जो है OS 2020 खोल लेते हैं। क्या हुआ? ये रखूंगा मैं। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, एक दो टॉपिक एडवांस में रख दिए और हम पढ़ के आ जाए, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं वो छोड़ो, ये रखूं, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये रखूंगा, इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है। तो इसी में एक क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं है। हाँ ये गैल्विन का ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रैप एंड इंटरप्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ईच फंक्शन। ठीक है, तो इंटरप्ट इज ए हार्डवेयर जनरेटेड, हार्डवेयर ने जनरेट किया ना इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट। चेंज ऑफ फ्लो, चेंज ऑफ फ्लो इसलिए कि भाई प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज हो रहा है, फिर मतलब कि फिर ओएस के पास कंट्रोल चला जाएगा विद इन द सिस्टम, इट इज फ्रॉम आईओ डिवाइसेस। एंड ट्रैप इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट ड्यू टू सिस्टम कॉल्स, and at the end of each machine cycle CPU checks interrupt pin whether there is any hardware interrupt or not. In this way it recognizes the hardware interrupt, and software interrupt is recognized by software interrupt instruction. Okay, इतना तो डिस्कस हो गया। अब इसका एडवांटेज यूज क्या है? इंटरप्ट कैन बी यूज टू सिग्नल द कंप्लीशन ऑफ एन आईओ टू ऑब्विएट द नीड ऑफ डिवाइस पोलिंग। मतलब डिवाइस पोलिंग से ही अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन अब इसमें नहीं लिखा एडवांटेज। तब भी आप खुद बताओ ना क्या एडवांटेज हो रहा है, हम डिवाइस पोलिंग ना करके इंटरप्ट ड्रिवन आईओ कर रहे हैं, तो क्या एडवांटेज हो रहा है वो आप बताना। पहले लास्ट लाइन पढ़ दूं, ए ट्रैप कैन बी यूज टू कॉल ओएस रूटीन्स और टू कैच अरिथमेटिक एरर्स। क्योंकि ट्रैप जो है गैल्विन ने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए यूज किया है, इसलिए लिखा है टू कॉल द ओएस रूटीन्स। और ये टू कैच अरिथमेटिक एरर्स अभी मैं बता दूंगा, ये भी एक इंटरप्ट है जिसकी वजह से ओएस के पास कंट्रोल जाएगा। लेकिन अभी हार्डवेयर इंटरप्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर इंटरप्ट में आपको ये, अब उसमें तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि इट ऑब्विएट्स द नीड्स ऑफ डिवाइस पोलिंग। तो फायदा आप खुद नजर आना चाहिए ना, जब समझा दिया तो किसमें फायदा है, यानी इसी वाले में फायदा है, इतना तो क्लियर है जब ये लिखा है तो। लेकिन कहाँ फायदा हो रहा है आपको नजर ही नहीं आ रहा। आपको नजर नहीं आया सीपीयू किसमें बेटर यूटिलाइज हो रहा है? अरे आयो इसमें पर प्रिंटर फ्री नहीं होगा, सपोज 1 मिनट तक प्रिंटर फ्री नहीं होगा, तो 1 मिनट तक तो ये सीपीयू का टाइम वेस्ट ही करेगा ना। P1 will waste the CPU time for 1 minute until printer becomes free. जब भी इसके 10 टाइम मिनट सपोज इसे मिलते हैं सीपीयू पे, तो 10 टाइम मिनट्स के लिए कुछ नहीं करेगा, सिंपली इट विल वेट फॉर द प्रिंटर, it will do the device polling. So it is not a better way of doing IO. This is the better way of doing IO, interrupt driven IO. Okay, CPU और IO डिवाइस दो ही तो रिसोर्स थे, तो IO डिवाइस के यूटिलाइजेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो यूटिलाइज हो ही रहा है प्रॉपर्ली दोनों ही केसेस में। सीपीयू वेस्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है ना बेटा इसमें। तो ये समझाने के लिए तो ये सारी बातें नोट्स में नहीं लिखी रहेगी ना, कुछ तो समझाने का भी रहेगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर तो जो पढ़ाए उसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं ज्यादातर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। मतलब नोट्स फाइल से कम, नोट्स फाइल पढ़ लो, ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, उसके अलावा बुक के जो टॉपिक बताऊंगा वो पढ़ लेना।
मतलब पूरे फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना जो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो नोट्स में नहीं है। नोट्स के कॉरस्पॉन्डिंग टॉपिक जो कवर कर दिए वो बुक में है सब, ठीक है। तो ये बेटा कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब हमारा नोट्स फाइल कंप्लीट हो गया जो मैंने रखा हुआ है। असाइनमेंट भी रख दूंगा जिसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो मतलब डिस्कस करने का बचा है उसमें कुछ, तो वो डिस्कस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रिमेनिंग पोर्शंस जो मैं बुक में से लूंगा उससे। नोट्स पूरा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। रेफरेंस के लिए चैप्टर 1 और 2 है गैल्विन के, जो आप चाहो तो पूरे पढ़ो, ये आपकी मर्जी है, और चाहो तो नोट्स पढ़ लो, और जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बुक के वो पढ़ लो, और असाइनमेंट के फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो आप सारे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बुक से। बुक से आप एक तो ये जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा 1.11, इट्स नेम इज, टॉपिक नेम इज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, ओके। तो उसमें पहले ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग डिस्कस किया है। मतलब आपको जो मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बताया था वो इसी चैप्टर में, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इसी चैप्टर में कहाँ पे है, 1.4, ठीक है। तो 1.4 आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन ये तो जो चीजें नोट्स में कवर हो गई वो तो है ही ना बुक में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, वो आप चाहे सारा पढ़ो, दैट इज योर चॉइस, ये आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन नोट्स में कवर हो गया, लेकिन बुक से, और ये असाइनमेंट में रख दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं काफी सारे, लेकिन नोट्स और ये असाइनमेंट पढ़ना जरूरी है, और बुक के वो टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। असाइनमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी बुक के टॉपिक्स से डिस्कस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद चाहे असाइनमेंट पढ़ लेना, लेकिन बुक के वो टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। जैसे कि 1.11 है, तो इसमें ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में आप पढ़िए ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एक टॉपिक है। तो ये टाइप्स ऑफ ओएस के आगे ही जा रहे हैं हम, मतलब जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग हमने डिस्कस किया था, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर डिस्कस किया था। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में ये बताया कि पहले हमें ये सब नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में तो हमारे मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम्स होते थे, ठीक है ना। अभी इंटरेक्टिव सिस्टम्स में आपका मल्टीटास्किंग ही रहता है, ठीक है। लेकिन मल्टी यूजर कब रहता है, जब मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करना है। तो मल्टी प्रोग्राम बैच के बाद मल्टी यूजर ज्यादा यूज होता था, टर्म टर्मिनल्स होते थे, because at that time CPU was a precious resource. Now CPU is available, means not a very precious resource. तो मल्टी यूजर का कंसेप्ट जो है टाइम शेयरिंग जो उसमें रहता था, वो टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग में भी है, टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग में भी है, लेकिन नाउ द जॉब्स दे बिलोंग टू द सिंगल यूजर, ठीक है ना। इवन आप टाइम शेयरिंग को, ठीक है, टाइम शेयरिंग जो है मल्टीटास्किंग के साथ भी टर्म यूज हो सकता है, मल्टी यूजर के साथ भी। इधर इट इज फॉर सिंगल यूजर, इट इज फॉर मल्टीपल यूजर्स, और इधर टाइम शेयरिंग कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टाइम शेयरिंग इधर भी रहेगा, मल्टीटास्किंग सिस्टम्स में भी रहेगा। ये मोबाइल कंप्यूटिंग भी जनरल डिस्कशन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें नेटवर्क ओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के बारे में बताया है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, आप जानते हैं ना व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क का डेफिनेशन आप जानते हैं ना, नेटवर्क का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। हाँ सर, इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, हाँ ठीक है। हाँ, आजकल तो अगर नेटवर्क का बोले तो डिवाइसेस ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल डेफिनेशन यही है कि इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, ठीक है। और दे आर कनेक्टेड आइदर थ्रू इथरनेट, और दे मे बी कनेक्टेड, अब डिवाइसेस जैसे इसने बोला ही,
ठीक है, वेरियस डिवाइसेस, तो वो 802.11 ये जो इथरनेट है, दिस इज IEEE स्टैंडर्ड 802.3 एंड वायरलेस का जो है दैट इज 802.11 IEEE स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उससे वो कनेक्टेड रहते हैं, वायरलेसली कनेक्टेड हो सकते हैं। अब जो ये इंटरकनेक्शन है, इसमें आप जनरली फाइल्स को फाइल शेयरिंग करते हैं। आप फाइल शेयरिंग करते हैं ना, तो फाइल शेयरिंग के लिए आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं FTP, या आप नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं NFS। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NFS, ये एप्लीकेशंस बिल्ड करना तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। ये एक पहले हमारा, आजकल वो इलेक्टिव नहीं है, बाद में 5th सेम में आता है लिनक्स का, वो अब नहीं है, लेकिन नेटवर्क में या OS में आगे चल के ये बताया जा सकता है कि ठीक है। तो FTP जैसे एप्लीकेशन बनानी है, FTP एप्लीकेशन बनानी है फाइल ट्रांसफर के लिए, भाई इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर करके डाटा शेयर करोगे, फाइल शेयर करोगे मान लो, तो ये दोनों अप्रोचेस यूज हो सकती है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन बनेगी उसमें भी कर्नल यूज होगा, कर्नल के अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक यूज होगा। NFS से फाइल शेयरिंग करोगे आप नेटवर्क फाइल सिस्टम से, तो भी आपका TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक यूज होगा। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक आपको एक सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स अगेन प्रोवाइड करता है। कर्नल के अंदर जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक है, उसमें सिस्टम कॉल्स है सॉकेट, लिसन, बाइंड, एक्सेप्ट। ये लेकिन हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, आप नेटवर्क के कोर्स में हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके प्रोग्राम्स करो। ठीक है, वैसे लिनक्स के कोर्स में कराते थे, अब नेटवर्क के कोर्स में हो सकता है कोई लिनक्स पे कराए या फिर जावा में कराए। तो जावा में भी कराएगा तो जावा की जो क्लासेस है वो इन्हीं सिस्टम कॉल्स को कॉल करती है, सॉकेट, लिसन, बाइंड, एक्सेप्ट, कनेक्ट। तो ये जो सिस्टम कॉल्स है ये कर्नल प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन को। अब वो एप्लीकेशन आपका वेब ब्राउजर, वेब सर्वर भी हो सकता है, FTP क्लाइंट, FTP सर्वर भी हो सकता है, NFS क्लाइंट, NFS सर्वर भी हो सकता है। तो उससे आप फाइल शेयरिंग मेनली करते हो नेटवर्क पे मेनली आप फाइल शेयरिंग करते हो। ठीक है, तो जितने भी OS है वो ये नेटवर्क, जब जो हमारी जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो नेटवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेटवर्क OS का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक विंडोज में भी है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक लिनक्स में भी है। तो ये नेटवर्क OS का डेफिनेशन है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड OS में आप जो है नेटवर्क OS में एक्चुअली वी नो अबाउट द नेटवर्क। जैसे कि आप जब ये सॉकेट्स के प्रोग्राम करोगे तो आप IP एड्रेस बताओगे, जैसे इस मशीन से आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसका IP आपको पता होगा। ठीक है, या आप NFS यूज कर रहे हो, NFS क्लाइंट यहाँ पे है, NFS सर्वर यहाँ पे है, आप अपनी फाइल्स यहाँ स्टोर कर रहे हो या यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे पूरी मैनेज्ड है आपकी फाइल्स। अब ये फाइल्स तो आप डिस्क, इस NFS जब यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर में, तो चलो इस सिस्टम की डिस्क यूज नहीं करते हैं, फाइल पूरी इधर ले लेते हैं। लेकिन NFS जो होता है, NFS तो आप इजीली करके भी देख सकते हो, उसके स्टेप्स होते हैं। थोड़े टाइम बाद यहाँ आने के बाद चाहे उबंटू पे आप NFS को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो इजीली। उसके कुछ स्टेप्स है सिंपली, ठीक है ना, माउंट, कुछ कमांड्स आपको रन करने होते हैं। तो आप क्या करते हो उसमें, आप जो है ना अपनी फाइल्स इसी डिस्क पे स्टोर करते हो, इस डिस्क पे पूरा काम इस डिस्क पे करते हो। लेकिन ये मल्टी यूजर वाला काम नहीं हो रहा है। मल्टी यूजर का कंसेप्ट ही, मतलब मल्टी यूजर की एप्लीकेबिलिटी, उसका कंसेप्ट ही अलग था, उसका पर्पस अलग था कुल मिला के। अभी सब पर्पस अलग हो चुका है कि कंप्यूटर्स हमारे चीप रिसोर्स है, लेकिन इस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हम NFS यूज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फाइल्स क्रिएट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं। इधर जो यूजर है NFS क्लाइंट, ठीक है, वो यहाँ पे फाइल्स क्रिएट भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है, एक्सेस भी कर रहा है। और वर्चुअली, मतलब उसको ये नहीं पता लग रहा, मतलब पता है उसे पता है, नेटवर्क में पता होना जरूरी है कि किस सिस्टम पे उसकी फाइल्स स्टोर्ड है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंट होता है।
डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, इधर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यूजर इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू द नेटवर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में द ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो देयर, कि उसको नहीं पता होगा कि उसकी फाइल्स वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट इज मोर और लेस एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हाँ बेटा। सर बहुत सारा हो गया सर आज, सर नेक्स्ट टाइम में कर लीजिएगा सर। हाँ हाँ, आज तो काफी सारा हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा, लेकिन ये लास्ट पैराग्राफ देखना इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, उसमें लिखा है जो मैंने बताया, लास्ट पैराग्राफ देना, ठीक है। उसके बाद में मैं स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करना है, वो सब डिस्कस करना है। बुक वाले टॉपिक पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग ही टॉपिक बताऊंगा बुक के। वैसे बुक पूरी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, गेल्विन में अच्छा लिखा है। नोट्स तो मैंने इसलिए दिए कि सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाए, मेन बातें सिंपल लैंग्वेज में मिल जाए, बिखरा हुआ ना मिले, ठीक है बेटा। जी सर। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आप मस्ती ज्यादा कर रहे हो सब लोग। चलो डाउनलोड कर ली मैंने, थैंक यू बेटा सर विशेष। रुकिए, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए पहले। क्या कर सर दूं? 9th एडिशन फॉलो करना है ना? क्या हुआ शुभम? सर वो पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, वरना कुछ पूछना चाहते हैं ऐसा? नहीं सर वो कह रहा नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, ताकि वो अपलोड कर सके। हाँ, वो एंड मीटिंग से ऑटोमेटिकली हो जाती है। नहीं होती सर, लोग बहुत बैठे रहते हैं। अच्छा नहीं, ठीक। एंड मीटिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग हो जाता है ऑफ ऑटोमेटिकली। ठीक है सर, ठीक हाँ, है सर, कर दीजिए। विशेष वही है, 9th एडिशन ही है। ओके